हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का इस क्लास में कुछ मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम लोग मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 4 क्लास कर चुके हैं, जिसमें कि 20 क्वेश्चन हम लोग जो है सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस क्लास में हम लोग और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का क्या टॉपिक है? मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थर्मोडाइनमिक्स क्लास 5। ठीक है, ये आपका क्लास 5 है। इससे पहले 4 क्लास हो चुका है मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? Which of the following gas has the highest calorific value? Which of the following gas has the highest calorific value? Option number A coal gas, option B producer gas, option C mont gas, option D blast furnace gas। तो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन सभी ऑप्शन में किसका सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है? इन सभी ऑप्शन में किसका सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है? तो इसका देखते हैं आंसर विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या बोल रहा है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न्ड, और हाउ मच एनर्जी यू गेट फ्रॉम ए फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न। तो दोस्तों डेफिनेशन क्या बोल रहा है? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न्ड। तो दोस्तों, इसका मतलब यही है कि अगर हम यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल लेते हैं और उसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उससे हमको जितना एनर्जी मिलेगा उसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल बोलेंगे। यूनिट अमाउंट ऑफ फ्यूल लिए, उस फ्यूल को हम क्या किए, बर्न किए, तो पूरा कंप्लीट बर्न होने तक जितना एनर्जी हमको मिलेगा वो हो जाएगा आपका कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ठीक है, उसी को बोल रहा है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। अभी सिंपली हम इसको बोले तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाउ मच एनर्जी यू गेट फ्रॉम ए फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न। इसका मतलब कि कोई भी फ्यूल बर्न होने तक जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको मिलेगा वही आपका हो गया कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो ये हो गया दोस्तों कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या होता है। अब इसका यूनिट देखते हैं। तो यूनिट जो है आपका सॉलिड और लिक्विड फ्यूल जो होता है उसका यूनिट होता है केजी पर केजी होता है, किलो जूल पर केजी होता है जो सॉलिड और लिक्विड फ्यूल होता है। और जो आपका गैसेस फ्यूल होता है उसका जो यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो अभी तक हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या होता है इसको समझ लिए, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होता है उसको भी देख लिया। अभी हम लोग कंपेरिजन करेंगे सभी गैसों का एक एक करके कि किसमें जो है आपका हीटिंग वैल्यू जो है ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग एक एक जितने सारे ऑप्शन दिया है एक एक करके हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट में कंपैरिजन करेंगे कि किसका वैल्यू जो है हाईएस्ट है। ठीक है, किसका कैलोरीफिक वैल्यू हाईएस्ट है। सबसे पहले कोल गैस का देखते हैं। तो दोस्तों, कोल गैस क्या होता है? रिच इन हाइड्रोजन, मीथेन एंड सम कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जो आपका कोल गैस होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ उसमें हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है और सीओ होता है। ठीक है, कुछ सीओ होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी फ्यूल अगर हाइड्रोजन ज्यादा होता है या मीथेन ज्यादा होता है तो फ्यूल जो है उसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, जितना ज्यादा मीथेन होगा, जितना ज्यादा आपका हाइड्रोजन होगा, उतना ही फ्यूल जो है कैलोरीफिक वैल्यू उसका ज्यादा होगा। तो इसका मतलब कोल गैस जो है कोल गैस का कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि उसमें रिच ऑफ हाइड्रोजन है और मीथेन है। ठीक है, तो ये क्या होगा? हाईली कम्बिशेबल है आपका कोल गैस। तो वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसके वजह से कैलोरीफिक वैल्यू जो है काफी हाई होगा। अगर इसका हम कैलोरीफिक वैल्यू अगर निकालते हैं तो अप्रोक्सीमेटली जो है आपका 5000 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, कोल गैस का जो आपका कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं तो इसका अप्रोक्सीमेटली 5000 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब होता है। अभी हम लोग देखते हैं प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस जो मेनली होता है दोस्तों, मेनली CO एंड N2। ठीक है, N2 इज ए नॉन कम्बिशेबल। हम लोग जानते हैं दोस्तों, अगर N2 आपका होगा क्या होता है? इनर्ट गैस की तरह काम करता है। इसका मतलब ये बर्निंग जो फ्यूल जो है बर्निंग होने नहीं देगा। N2 हो या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो है आपका बर्निंग होने फ्यूल को नहीं देगा। तो ये जो अच्छा कम्बिशेबल एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये जो आपका है नॉन कम्बिशेबल एलिमेंट है। N2 हो गया, CO2 हुआ, ये सब आपका नॉन कम्बिशेबल जो है आपका एलिमेंट है। इसीलिए इसमें क्या होता है? प्रोड्यूसर गैस में मेनली CO होता है, N2 होता है, जिसकी वजह से N2 रहने की वजह से ये नॉन कम्बिशेबल है, जिसकी वजह से इसमें कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है काफी कम होता है। तो इसमें जो है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू होता है, अप्रोक्सीमेटली जो होता है 1200 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसमें जो आपका कैलोरीफिक वैल्यू होता है आपका 1200 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद मोन्ट गैस देखते हैं। मोन्ट गैस का जो आपका मोन्ट गैस देखते हैं। मोन्ट गैस क्या होता है? सिमिलर टू प्रोड्यूसर गैस विद मोर हाइड्रोजन। ठीक है, मोन्ट गैस भी जो होता है आपका एक तरह का प्रोड्यूसर गैस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक चीज है कि इसमें हाइड्रोजन ज्यादा होता है। ठीक है, हाइड्रोजन होता है थोड़ा बहुत। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसमें मॉडरेट कैलोरीफिक वैल्यू होता है एज कम्पेयर टू प्रोड्यूसर गैस, अप्रोक्सीमेटली आपका 1500 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस गैस होता है उसमें क्या होता है? लॉस ऑफ N2 होता है, CO2 होता है। इसके वजह से क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही कम होता है, लेस कम्बिशेबल गैस है। ठीक है, उसके बाद लोअर कैलोरीफिक वैल्यू होता है, जिसमें लोअर कैलोरीफिक वैल्यू होता है
जो कि अप्रोक्सीमेटली 800 से 900 जो कि अप्रोक्सीमेटली 800 से 900 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, इसी वजह से इसमें सबसे ज्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू आपका कॉल गैस का होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कॉल गैस करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए कॉल गैस। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या हो रहा है, व्हेन द गैस इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हेन द गैस इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, ऑप्शन नंबर ए इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बट वॉल्यूम डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर बी इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस बट टेम्परेचर डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर सी बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर डी बोथ टेम्परेचर वॉल्यूम डिक्रीजेस। अगर हम गैस को कूल करेंगे एक कांस्टेंट प्रेशर पे, तब टेम्परेचर और वॉल्यूम पे क्या असर होगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है टेम्परेचर और वॉल्यूम बोथ इंक्रीज करेगा, ऑप्शन नंबर डी बोला कि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बोथ डिक्रीज करेगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका देखते हैं आंसर विद एक्सप्लेनेशन। क्या दिया हुआ आपका, प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर और वॉल्यूम। ठीक है, टेम्परेचर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है और प्रेशर दिया हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आइडियल गैस लॉ का कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। आइडियल गैस लॉ में हम लोग पढ़े थे कि प्रेशर, आइडियल गैस लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, इन चारों में कोई एक को कांस्टेंट रखते हैं और बाकी को जो है वेरिएबल करते हैं। ठीक है, तो आइडियल गैस लॉ में हम लोग पढ़े थे बोयस लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ, उसके बाद आपका अवोगाड्रो लॉ, कंबाइंड लॉ। तो उसी का कंसेप्ट जो है इस क्वेश्चन में काम आने वाला है। तो इसमें मेरा क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर किसमें पढ़े थे हम लोग, चार्ल्स लॉ में पढ़े थे। कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ये हम लोग चार्ल्स लॉ में पढ़े थे एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसमें कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है और हम लोग का भी देखना है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर पे जो है क्या इफेक्ट होगा जब हम लोग गैस को कूल करते हैं। सबसे पहले गैस को जब हम लोग कूल करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। कंसेप्ट है, जब हम लोग गैस को कूल करेंगे तो उसका टेम्परेचर रिड्यूस होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। जब हम लोग गैस को हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर जो है आपका जो है इंक्रीज करना चाहिए। तो जब हम लोग गैस को कूल करेंगे तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तभी हम लोग आते हैं चार्ल्स लॉ में। चार्ल्स लॉ में क्या बोलता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का मतलब क्या दोस्तों, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, या वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा, इसका मतलब वॉल्यूम भी जो है आपका डिक्रीज होना चाहिए एज पर चार्ल्स लॉ। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर, अभी देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या, टेम्परेचर इंक्रीजेज बट वॉल्यूम डिक्रीजेज, रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज बट टेम्परेचर डिक्रीजेज, रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी चलते हैं, वो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इंक्रीजेज, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, वो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम डिक्रीज है, इट इज करेक्ट। क्योंकि अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है और मेरा गैस कूल होने की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो जो है आपका वॉल्यूम भी जो है आपका डिक्रीज होना चाहिए। तो वो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, क्या है, बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, द वर्क रेशियो ऑफ ए गैस टरबाइन प्लांट इज गिवन बाय, द वर्क रेशियो ऑफ ए गैस टरबाइन प्लांट इज गिवन बाय, ऑप्शन नंबर ए नेट वर्क आउटपुट बाय वर्क डन बाय टरबाइन, ऑप्शन नंबर बी नेट वर्क आउटपुट बाय हीट सप्लाई, ऑप्शन नंबर सी एक्चुअल टेम्परेचर ड्रॉप बाय आइसेंट्रोपिक टेम्परेचर ड्रॉप, ऑप्शन नंबर डी आइसेंट्रोपिक इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय एक्चुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि गैस टरबाइन प्लांट में आपका वर्क रेशियो जो है क्या होता है, गैस टरबाइन प्लांट में वर्क रेशियो क्या होता है। तो इसका आंसर देखते हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। सबसे पहले दोस्तों गैस टरबाइन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो गैस टरबाइन में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है आपका, कंप्रेसर रहता है, कंबशन चेंबर, टरबाइन और हीट एक्सचेंजर। ठीक है, सबसे पहले कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर एटमॉस्फेयर एयर को सक करता है और सक करके उसका प्रेशर को क्या करता है, राइज करता है, उसका प्रेशर को बढ़ाता है। उसके बाद जैसे एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा वो चल जाता है आपका कंबशन चेंबर में, आउटसाइड से फ्यूल सप्लाई करते हैं और एयर को हीट करते हैं। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा ज्यादा जो है टरबाइन में एक्सपेंशन हो सके। तो जैसे ही हीट हम लोग करते हैं उसके बाद ये जो है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस चल जाता है आपका टरबाइन पे, और टरबाइन पे जाकर के जो है आपका एक्सपेंशन होता है। और एक्सपेंशन होकर क्या होगा, जो टरबाइन का शाफ्ट है उसको
रोटेट करता है, तो जैसे रोटेट करता है वहां से हम लोग जो है पावर आउटपुट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें और एक चीज, उस पावर आउटपुट निकाल लेते हैं और जो भी एग्जॉस्ट गैस रहता है फिर से हम लोग हीट एक्सचेंजर के थ्रू क्या करते हैं, उसको हीट को हम लोग रिड्यूस करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, उसके बाद फिर जो है ये आपका साइकिल जो है चलते रहता है। ठीक है, अभी क्या है दोस्तों, एक चीज ध्यान देनी बात है, जो टरबाइन का शाफ्ट है और कंप्रेसर का शाफ्ट है, दोनों जो है एक साथ में कपलिंग रहता है, क्योंकि टरबाइन में जो भी हमको आउटपुट मिलता है उसका कुछ अमाउंट जो है कंप्रेसर जो है कंज्यूम करता है। इसका मतलब कंप्रेसर को चलाने के लिए हम लोग आउटसाइड जो है पावर नहीं देते हैं, जो भी टरबाइन से हमको आउटपुट मिलता है उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है इसको चलाने के लिए हम लोग कंप्रेसर को चलाने के लिए यूज करते हैं। टरबाइन प्रोड्यूसेस वर्क, ठीक है, टरबाइन प्रोड्यूसेस वर्क डब्ल्यूटी, कंप्रेसर कंज्यूमिंग पार्ट ऑफ दिस वर्क, जो भी आपका आउटपुट है, जो भी आपका टरबाइन का वर्क है, उसका कुछ पार्ट जो है, कुछ वर्क जो है कंप्रेसर कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये बोला था कंप्रेसर कंज्यूम पार्ट ऑफ दिस वर्क डब्ल्यूसी। नेट यूजफुल वर्क या नेट आउटपुट वर्क बोल सकते हैं आपको। नेट आउटपुट वर्क कितना हो जाएगा, आउटपुट वर्क कितना होगा, टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क। अगर हम लोग वर्क का रेशियो निकालेंगे तो टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क बाय टरबाइन वर्क, यानी नेट आउटपुट वर्क बाय टरबाइन वर्क। ठीक है, तो नेट वर्क आउटपुट, तो ये हो जाएगा आपका नेट वर्क आउटपुट बाय टरबाइन वर्क। तो वर्क रेशियो मेरा क्या हो जाता है, नेट वर्क आउटपुट बाय टरबाइन वर्क। तो इस ऑप्शन नंबर क्या है, नेट वर्क आउटपुट बाय वर्क डन बाय टरबाइन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, नेट वर्क आउटपुट बाय टरबाइन वर्क। तो दोस्तों आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 23 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है, इन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए एक्सटेंसिव हीट इज ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर बी एक्सटेंसिव वर्क इज डन, ऑप्शन नंबर सी एक्सटेंसिव एनर्जी यूटिलाइज, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। जो चार ऑप्शन दिया गया है उसमें से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का डिफिनेशन कौन सा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम में। जो चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन में हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में कैसे डिफाइन करते हैं। जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इन चार ऑप्शन में कौन सा सही है। ठीक है, तो आंसर विद एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, डिपेंड साइज और मास ऑफ द सिस्टम। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो आपका साइज और मास ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो आपका डिपेंड्स ऑन मास, और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है आपका इंडिपेंडेंट ऑन मास। ठीक है, अभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपका जो एग्जांपल है, ये वॉल्यूम हो गया, एंथैल्पी हो गया और एंट्रोपी, ये सभी जो है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अभी हम लोग देखते हैं एक एक ऑप्शन। अभी हम लोग देखते हैं इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। सबसे पहले ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या बोला, एक्सटेंसिव हीट इज ट्रांसफर। ऑप्शन ए में क्या बोला, एक्सटेंसिव हीट इज ट्रांसफर। तो दोस्तों हीट मेरा क्या है, नॉट ए प्रॉपर्टी। ठीक है, जो हीट है आपका नॉट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, क्या है, इट इज ए मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। हीट एंड वर्क क्या है आपका, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, ये आपका प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम नहीं है। तो ये जो है आपका हीट जो है आपका क्या होगा, नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, इट इज ए मोड ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका रॉन्ग हो गया। अभी ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है, एक्सटेंसिव वर्क इज डन। सेम चीज बोल रहा है, वर्क जिस तरह हीट आपका क्या प्रॉपर्टी नहीं, उसी तरह वर्क भी जो है आपका प्रॉपर्टी नहीं है। ये क्या है, हीट एंड वर्क जो है आपका एनर्जी इंटरेक्शन है। ठीक है, एनर्जी इंटरेक्शन है, तो इसीलिए हीट एंड वर्क जो है आपका प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये भी जो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होगा। ठीक है, इट इज ए एनर्जी ट्रांसफर। वर्क क्या है, एनर्जी ट्रांसफर, हीट क्या है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो इसी तरह ऑप्शन नंबर बी जो है ये भी आपका रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, एक्सटेंसिव एनर्जी इज यूटिलाइज। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है एक्सटेंसिव एनर्जी इज यूटिलाइज। तो दोस्तों ये जो है आपका प्रॉपर डिफाइन नहीं किया गया है, नॉट प्रॉपर डिफाइंड, ये जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का डिफिनेशन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस। आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 जो है समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 25 देखते हैं। व्हेन ए गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हेन ए गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, ऑप्शन नंबर ए इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज, ऑप्शन नंबर सी बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम विल इंक्रीज, ऑप्शन नंबर डी नाइदर टेम्परेचर नॉट वॉल्यूम विल इंक्रीज। क्या बोला है, जब हम गैस को हीट करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तब टेम्परेचर और वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम दोनों इंक्रीज करेगा, ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, नाइदर टेम्परेचर नॉट वॉल्यूम विल इंक्रीज, ना ही टेम्परेचर बढ़ेगा ना ही वॉल्यूम आपका बढ़ेगा। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन क्या पढ़े थे कि जब हम गैस को कूल करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तब मेरा टेम्परेचर और वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता था, तब मेरा वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ा। सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है, गैस को हीट कर रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो फिर आपका वही कंसेप्ट आ जाएगा चार्ल्स लॉ का। ठीक है, इस पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा और उससे हमको देखना पड़ेगा चार्ल्स लॉ के
तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, चार्ल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, और चार्ल्स लॉ अप्लाई करके हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम और टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। चार्ल्स लॉ में क्या बोलता है, तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है दोस्तों, अभी हम लोग पढ़े वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। चार्ल्स लॉ में हम लोग क्या पढ़े, चार्ल्स लॉ के थ्रू हम लोग क्या जानते हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर पे। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, गैस को हीट कर रहा है, ठीक है। गैस हीट करेगा मतलब क्या कर रहा है, टेम्परेचर ऐड कर रहा है। इसका मतलब आपका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, मेरा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। क्यों होगा, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। वॉल्यूम अगर टेम्परेचर मेरा इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, अगर मेरा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप गैस को हीट कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर मेरा इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मेरा क्या होगा, वॉल्यूम भी जो है आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बोथ इंक्रीज करेगा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बोथ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इंक्रीज। किंतु चार्ल्स लॉ में जानते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपका गैस इज हीटेड, मतलब आपका जो गैस है उसमें हीट ऐड कर रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम में इंक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, इस टेम्परेचर विल इंक्रीज, नो। टेम्परेचर के साथ आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा लेकिन वॉल्यूम भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम भी आपका इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो इसमें दिया सिर्फ टेम्परेचर विल इंक्रीज, तो ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग है। इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज, यस वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, उसके साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सुटेबल आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर सी बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम विल इंक्रीज, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी नाइदर टेम्परेचर एंड नॉट वॉल्यूम विल इंक्रीज, नहीं, ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम यहाँ पे बोला इंक्रीज नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम विल इंक्रीज। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर विल इंक्रीज। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 समझ में आ गया होगा। आई होप दोस्तों आज के क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैंने एक एक क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताया हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।